गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में पाठ्यक्रम विकास के चरणों को डिटेल में स्टडी करते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा सत्र 2018 में सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा गया, जो पार्ट बी में प्रश्न क्रमांक 5 पर है। डिस्कस द स्टेप ऑफ डेवलपिंग अ करिकुलम ऑफ सोशल साइंस, अर्थात सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के चरणों की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर 250 शब्दों में लिखना है। विद्यालय में समस्त गतिविधियाँ बोर्ड द्वारा या विश्वविद्यालय मानदंडों के आधार पर या NCERT, UGC या यूनिवर्सिटी लेवल पर करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी द्वारा पाठ्यचर्या के सोपानों को ध्यान में रखते हुए समस्त कॉलेजेस, स्कूल्स, विश्वविद्यालय इत्यादि में पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, ताकि विद्यालयों की, महाविद्यालयों की समस्त गतिविधियों का सत्र पर्यंत सुचारू रूप से संचालन होता रहे। इस प्रकार पाठ्यचर्या एक धुरी है जो कक्षा और विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप एवं गतिविधियों को निर्धारित करती है। पाठ्यचर्या के अनुसार ही विद्यालय की समस्त गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इस प्रकार विद्यालय की समस्त शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या में उपलब्ध सभी संसाधन जैसे भवन, उपकरण, पुस्तकालय, कक्ष, कार्यालय, अन्य जितनी भी सामग्री है, उन सब का प्रभावी क्रियान्वयन पाठ्यचर्या के अनुसार ही किया जाता है। इस प्रकार पाठ्य से गामी क्रियाएं, मूल्यांकन, कक्ष की समस्त क्रियाओं का संचालन पाठ्यचर्या के आधार पर ही नियोजित किया जाता है। पाठ्यचर्या शिक्षा का आधार है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में पाठ्यचर्या सहायक होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र और अध्यापकों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। इस प्रकार बालकों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें जीवन जीने की शिक्षा सिखाना, जो उनके भावी जीवन में काम आ सके, इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था पाठ्यचर्या के आधार पर ही नियोजित की जाती है। साथ ही शिक्षक को भी पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य पाठ्यचर्या करती है। पाठ्यचर्या का अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और चर्या। पाठ्य यानी जो पढ़ने या पढ़ाने योग्य हो, चर्या यानी जिसे नियम पूर्वक अनुसरण करके पढ़ाया जाए या सिखाया जाए। इस प्रकार पाठ्यचर्या का अर्थ है पढ़ने योग्य या पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण ही पाठ्यचर्या है। इसे इंग्लिश में करिकुलम कहते हैं और करिकुलम लैटिन भाषा के कुरेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान, क्षेत्र या किसी निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना। अतः पाठ्यचर्या का शाब्दिक अर्थ है पाठ्यचर्या छात्रों के लिए दौड़ का रास्ता या मैदान के समान है, जिस पर चलते हुए छात्र अपने वांछित शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करता है। पाठ्यचर्या की परिभाषा सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें कनिंघम की परिभाषा इम्पॉर्टेंट होती है हमेशा। पाठ्यचर्या अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने प्रधात रूपी छात्र या शिष्य को अपने कलागृह रूपी स्कूल में अपने आदर्श अनुसार विकसित रूप प्रदान करता है। इस प्रकार रॉबर्ट यूलिच ने भी पाठ्यचर्या की डेफिनेशन दी है कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन परिस्थितियों में क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है, उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। इस पाठ्यचर्या में शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य भी शामिल होते हैं। इसी प्रकार डंकन ग्रिजल ने भी पाठ्यचर्या की डेफिनेशन इस प्रकार दी है कि विद्यालयी पाठ्यचर्या समाज की परंपराओं,
पर्यावरण और आदर्शों का प्रतिरूप है। यानी हमारे देश की, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ही हम विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों के अंदर समस्त गतिविधियों को, समस्त विषय वस्तुओं को शामिल करते हैं, जिससे हमारे देश की परंपराएं, पर्यावरण और आदर्श दिखलाई दे। तो इस प्रकार की गतिविधियों के साथ साथ शिक्षण रूपी कंटेंट भी इस प्रकार का ही होता है, जो बालकों को आने वाले भविष्य के लिए तैयार करता है। इस प्रकार पाठ्यचर्या की परिभाषाओं के आधार पर इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि ये सदैव पूर्ण नियोजित है। इसका आधार हमारी सामाजिक शक्तियाँ, स्वीकृति, सिद्धांत और मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप के अधिगम बालकों को, जिसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य भी शामिल हैं, और साथ ही ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप क्या होगा, ये सभी पाठ्यचर्या निर्धारित करती है। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य भी पाठ्यचर्या ही निर्धारित करती है। इस प्रकार पाठ्यचर्या साधन है और शिक्षा के उद्देश्य साध्य है। बालकों के अधिगम अनुभवों का नियोजन पाठ्यचर्या के माध्यम से ही किया जाता है। अध्यापक के पाठ्यचर्या के उद्देश्यों, आधार, मानदंडों की दृष्टि से व्यवहारिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी पाठ्यचर्या के माध्यम से ही किया जाता है। अब आगे हम हमारे प्रश्नानुसार पढ़ेंगे। अभी तक हमने पाठ्यचर्या है क्या, उसका अर्थ, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, ताकि पाठ्यचर्या के संदर्भ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि पाठ्यचर्या है क्या। अब इसी पाठ्यचर्या का विकास किस प्रकार से किया जाता है और उसके कौन कौन से सोपान हैं, अब हम उसकी स्टडी करते हैं। पाठ्यचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पाठ्यचर्या संविधान में दर्शाए गए मूल्यों को आधार मानकर विकसित किए जाने की तरफ सिफारिश की है, जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी तथ्यों को पाठ्यचर्या में महत्व दिया जा सके। इस प्रकार पाठ्यचर्या के अंदर हम उसके विकास को ध्यान में रखते हुए किन किन पक्षों का ध्यान रखेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा नज़र डालते हैं। इसमें पहला है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या किस कक्षा के लिए बनाई जा रही है, किस स्तर के बालकों के लिए बनाई जा रही है, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होगी, बालकों के मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या होंगे, यानी उनकी आदतें, रुचि, उनके स्वभाव, शिक्षा के सिद्धांत है, ये सब किस प्रकार से होंगे, समाज की और बालकों की आवश्यकताएं क्या होगी। तो ये सारे मनोवैज्ञानिक पक्ष है। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यचर्या के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट है इसी में कि समाज की आकांक्षा, वैश्विक परिदृश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं विद्यमान हैं, किन बातों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालकों को जानना आवश्यक है, वो सारे कंटेंट पाठ्यचर्या के अंदर इंक्लूड होंगे। फिर दार्शनिक दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए, हमारे देश का दर्शन हमारे प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक किस प्रकार का है, उसके बारे में भी, ताकि बालक अपनी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता को देख सके, उनका दर्शन कर सके। साथ ही उन चिंतकों, विचारकों, महान विद्वानों के बारे में भी जान सके कि उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। फिर पाठ्यचर्या के प्रकार के आधार पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम पाठ्यचर्या का कौन सा प्रकार लेंगे, कौर पाठ्यक्रम लेंगे, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम लेंगे, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम लेंगे या हस्तशिल्प पर आधारित लेंगे। इसके साथ ही शिक्षा के उद्देश्य जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष है, उनके आधार पर भी कौन कौन सी कंटेंट हम पाठ्यचर्या में इंक्लूड कर सकते हैं, तो उस प्रकार से भी सोचना चाहिए। साथ ही पाठ्यसहगामी क्रियाएं, विविध प्रकार के प्रसंग, तथ्य, सिद्धांत, विचारकों के मत, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों का भी अनुपालन और तत्संबंधी वर्तमान समय में, आज के समय में क्या चीज़ बालकों को पाठ्यचर्या में जानना आवश्यक है, इन सब बातों का हमें इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही विषयों में अंतर वस्तु का क्रम निर्धारण, कहीं ऐसा ना हो कि कंटेंट जो हम ले रहे हैं उनका एक तारतम्यता ना हो, ताकि बालकों को समझने में प्रॉब्लम हो, तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही
जो कंटेंट हम ले रहे हैं उसका व्यवस्थितकरण, उसका क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण सरल से जटिल सिद्धांतों के आधार पर हो। तो इन सब पक्षों का ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यचर्या का विकास करना चाहिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत। तो पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांतों में सबसे पहला है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। यानी हम जिस भी क्लास के स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं, उस पाठ्यचर्या में उस विषय के शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे, उन उद्देश्यों को ध्यान में रख के हमें पाठ्यचर्या का निर्माण करना है। तो उसमें शैक्षिक कार्यक्रमों को दिशा निर्देश प्रदान करने में शैक्षिक क्रियाओं की प्रकृति के आधार पर नियोजन, शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन और उसके व्यवस्थीकरण के आधार पर, और विकास और जो उपलब्धि उस विषय के अंदर हुई है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करें। साथ ही बालकों के अधिगम के विभिन्न पक्षों जैसे उनके मानसिक है, शारीरिक है, आध्यात्मिक है, नैतिक है, राजनीतिक है, इस प्रकार अधिगम के जो प्रमुख पक्ष हैं उनका भी ध्यान में रखते हुए हमें शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना है। अधिगम अनुभव के आधार पर मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग करिकुलम का स्तरीकरण कैसे होगा, तो ये सारे उद्देश्यों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण सहायक तत्व है। इसी संदर्भ में आगे बीएस ब्लूम ने भी शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में लिखा है कि शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यचर्या की ही रचना तथा अनुदेशन के लिए निर्देश नहीं दिया जाता, बल्कि ये मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक है। इस प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु विभिन्न उपागमों के अंतर्गत प्रबुद्ध एवं रुचि संपन्न व्यक्तियों के अभिमत संग्रह, आधारभूत क्षेत्रों का अध्ययन, व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण, समस्या आधारित उपागम आते हैं। इन उपागमों को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण पाठ्यचर्या के संदर्भ में करते हैं। आगे बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 वर्गों में बांटा है। ये सभी आप जानते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इन तीनों के आधार पर ही उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण की बात कही है। बी.के. व्हीलर ने भी अपनी बुक करिकुलम प्रोसेस में शैक्षिक उद्देश्यों के कुछ महत्वपूर्ण मानदंड बताए हैं। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इन्हीं के आधार पर हम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं। इसमें पहला है मानवीय अधिकारों में तादात्म्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 55 अनुच्छेद के तहत मानव के अधिकारों के संदर्भ में इस प्रकार से उल्लेख किया गया है, जिनको ध्यान में रख कर के हम पाठ्यचर्या के शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं। इसमें पहला है उच्च जीवन स्तर, पूर्ण कार्य, आर्थिक सामाजिक प्रगति एवं विकास की स्थितियाँ, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक समस्याएं तथा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग के संदर्भ में पाठ्यचर्या के उद्देश्यों का निर्धारण करना, सभी के मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता के प्रति जाति, धर्म, भाषा, लिंग भेद के बिना सार्वभौमिक समादर, यानी सभी व्यक्तियों में समानता, समान भाव, समान आदर। फिर दूसरा पक्ष है इसका बी.के. व्हीलर के अनुसार लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूलन, जिसमें प्रजातांत्रिक सिद्धांतों, व्यक्तियों, समानता, स्वतंत्रता, गरिमा, सहयोग, भावचारे इत्यादि की भावना का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है सामाजिक सार्थकता, यानी सामाजिक मूल्य, निष्ठा, समायोजन, सहयोग, सामाजिक विकास आदि में योगदान से संबंधित उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। चौथा है व्यक्तिक आवश्यकताएं, जिसमें बालकों की प्रकृति, उनका व्यक्तित्व, उनकी शारीरिक एवं बौद्धिक भेद, व्यक्तिगत भेद, विभिन्नता, बालक और उसके परिवार की सहायता, प्रोत्साहन, सुरक्षा आदि संबंधी शैक्षिक उद्देश्यों का
निर्माण करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माताओं द्वारा बालक की 2 प्रकार की आवश्यकताओं पर बल दिया गया है। एक तो स्वयं की आवश्यकता जो उसे अभिप्रेरणात्मक कार्य के लिए मोटिवेट करती है, और दूसरा प्रौढ़ द्वारा बालकों के लिए आवश्यक, जैसे उसके जीवन के पक्ष, उसका सर्वांगीण विकास, यानी जो वयस्क व्यक्ति महसूस करते हैं कि पाठ्यचर्या में ये बातें जो बालकों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होगी उनको भी इंक्लूड किया जाए। और लास्ट है संतुलन। इसमें जो व्हीलर ने 5 पक्ष बताए हैं कि इन पक्षों का ध्यान में रख करके आपको पाठ्यचर्या के उद्देश्यों का निर्धारण करना है। उसमें उन्होंने कहा कि उपरोक्त ये चारों बिंदु जो मानवीय अधिकारों से संबंधित है और व्यक्तिक आवश्यकताओं, सामाजिक आवश्यकताओं और हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर उल्लेखित किए गए हैं, इन चारों में ही संतुलन होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष पर हम ज़्यादा बल दें और दूसरे पक्ष को अछूता छोड़ दें। आगे संतुलन में इन चारों ही पक्षों पर समान रूप से संतुलन की बात कही गई है। दूसरा स्टेप है पाठ्यक्रम विकास के सोपान का अधिगम अनुभवों का चयन। ये अधिगम अनुभव बालकों के संदर्भ में उल्लेखित हैं, जिससे शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अधिगम अनुभवों का प्रस्तुतिकरण और अधिगम और उसके आयोजन से संबंधित प्रक्रिया इसमें उल्लेखित है। अर्थात बालकों को पाठ्यचर्या में पढ़ करके किस प्रकार के अनुभव, उनमें व्यवहारगत परिवर्तन होगा और वे समाज के साथ अपना समायोजन कर सकेंगे, इन बातों को इसमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही बालकों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक इन तीनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यचर्या से संबंधित अधिगम अनुभवों के आधार पर पाठ्यचर्या निर्माण किया जाना चाहिए। अब अधिगम अनुभवों के संदर्भ में 2 प्रकार के सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है कि एक ही अधिगम अनुभव का विभिन्न प्रकार के व्यवहार परिवर्तन में यूज़ करना। यानी मैंने एक कोई अधिगम किया और उस एक अधिगम को अधिगम यानी सीखना, उस एक सीखे हुए ज्ञान को मैं विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, विभिन्न प्रकार के व्यवहारों में यूज़ करूं। दूसरा है कि विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभवों का मैं विभिन्न प्रकार के व्यवहारों में यूज़ करूं। तो इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि हमारा ज्ञानात्मक पक्ष हमारे भावात्मक पक्ष को नियंत्रित करता है, और पाठ्यचर्या आयोजकों ने अधिगम अनुभवों के चयन के लिए कुछ दिशा निर्देश का अनुसरण करते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। उसमें पहला है कि प्रत्यक्ष और दूसरों के साथ प्राप्त किए हुए अनुभवों के अवसरों में संतुलन। यानी एक तो मैंने स्वयं अनुभव लिया और एक मैं दूसरे के अनुभवों के आधार पर किसी कार्य को करूं, तो इन दोनों में संतुलन होना चाहिए। और दोनों के अनुभवों का आलोचनात्मक विश्लेषण, साथ ही उद्देश्य के अनुरूप अधिगम अनुभवों से संबंधित निर्णय कि हमने जो पाठ्यचर्या निर्माण के उद्देश्य बनाए हैं उन उद्देश्यों के अनुरूप हमारे अधिगम अनुभव है कि नहीं हमारे बालकों के, इसका भी ध्यान रखना है। साथ ही उपयुक्त भावनाओं का विकास और भय की संभावनाओं को कम करने से संबंधित अधिगम अनुभव। नेक्स्ट, एक से अधिक क्षेत्रों, उद्देश्यों में उपयोगी अनुभव का चयन। यानी हमारे विषय से संबंधित एक से अधिक क्षेत्र जो हमारे होते हैं, चाहे हमारे जीवन से संबंधित हो, चाहे हमारे विषयों से संबंधित हो, उसमें किस प्रकार के अधिगम अनुभव हमारे लिए जा रहे हैं, साथ ही उद्देश्यों से संबंधित, और ये जितनी भी बातें हैं वो सार्थक और संतोषप्रद है कि नहीं बालकों के लिए, बालकों के अंतर्गत उसमें परिपक्वता आएगी या नहीं, तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब अधिगम अनुभव के कुछ मानदंड हैं जो बर्टन ने 6 प्रकार के मानदंड अधिगम अनुभवों को लेकर के बताए हैं। उसमें पहला है
कि विद्यार्थियों की दृष्टि से उद्देश्य, दूसरा शिक्षकों की दृष्टि से वांछनीय सामाजिक उद्देश्यों की ओर जाने वाला हो, साथ ही वर्ग के परिपक्वता स्तर के उपयुक्त हो, यानी हमारी क्लास के अंदर जितने भी वर्ग होते हैं और हमारे समाज के अंदर जितने भी वर्ग होते हैं उन वर्गों में मैच्योरिटी आए, परिपक्वता के स्तर पर ले जाने वाले हो, हमारे अधिगम अनुभव बालकों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हो, और इनके आयोजन के लिए अधिगम अनुभव की प्राप्ति हेतु जो भी आयोजन हो उन आयोजन विद्यालय और समाज में उपलब्ध साधन सुविधाओं के द्वारा हो, साथ ही बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी उसमें संचालन हो, ताकि बालक अधिक से अधिक अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। इसी प्रकार मानदंडों में व्हीलर ने भी अपने मानदंड बताए हैं जो अधिक वैज्ञानिक और व्यापक स्तर पे हैं। उसमें है वैधता, विविधता, प्रतिमान, व्यापकता, उपयुक्तता, जीवन से तादात्म्य, विद्यार्थियों का सहभागित्व। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इन मानदंडों के आधार पर हम बालकों के अधिगम अनुभवों में वृद्धि करने हेतु बालकों के अधिगम अनुभवों से संबंधित हम कंटेंट को पाठ्यचर्या में इंक्लूड करें, साथ ही विद्यालय की उन समस्त गतिविधियों का भी आयोजन करें जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, जिससे बालकों के अधिगम अनुभवों में वृद्धि हो सके। तीसरा स्टेप है अंतर्वस्तु का चयन। अब अंतर्वस्तु के चयन में यानी हमारी करिकुलम के हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए, उद्देश्यों के आधार पर बालकों को किस प्रकार से अधिगम होना चाहिए, उनके व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए, उन सब बातों को देख लिया। अब वो कौन सी कंटेंट हो जो हमारे सिलेबस में पर्टिकुलर एक विषय के रूप में हम रख सकते हैं, अब उसके बारे में देखेंगे। इसमें जो भी कंटेंट है वो कंटेंट विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो, उसका चयन किस आधार पर किया जाए, चयन की प्रक्रिया के मानदंड क्या हो, और चयन की प्रमुख समस्याओं का ज्ञान और उनके समाधान के प्रयास। जैसे अगर हम पर्यावरण प्रदूषण भी कंटेंट को अगर पाठ्यचर्या में इंक्लूड करते हैं तो वो समस्या का ज्ञान, वो समस्या है क्या, और उसके समाधान के उपाय और सुझाव भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए। साथ ही चयन प्रक्रिया के पद कि किस किस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें पाठ्यचर्या में कंटेंट इंक्लूड करना पड़ेगा, और इस अंतर्वस्तु जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर कौन कौन से स्रोत होंगे जहाँ से हमें कंटेंट लेना है। वो स्रोत है हमारे मूल्य, आवश्यकताएं, समाज का वर्तमान और संभावित स्वरूप, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षार्थियों की प्रकृति, भावी आवश्यकताएं, प्रौढ़ क्रियाएं, जनमत, मानव का बढ़ता हुआ ज्ञान के आगे आने वाले ज्ञान के अनुरूप भावी पीढ़ी को पहले से ही तैयार करना, साथ ही विषय की प्रकृति, अनुशासन और उसके स्वरूप के आधार पर हमें उस कंटेंट को निर्धारित करना है जो पर्टिकुलर एक विषय के अंदर हम पढ़ते हैं। और इसका मूल आधार हमारे उद्देश्य हैं, क्योंकि कंटेंट वो होना चाहिए जिससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अब इस कंटेंट के चयन के दो मानदंड है। जो पहला स्टैनली ने दिया है उसमें उसने 12 प्रकार के उद्देश्य का निर्धारण बताया है जो 2 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। तो पहला वर्ग में है कि पर्यावरण के साथ समायोजन हो, ऐसा कंटेंट हो, बालकों में कौशल, संस्कृति, गृह सदस्यता, व्यवसाय, अवकाश, सक्रिय नागरिकता, और दूसरे वर्ग में के व्यक्तित्व विकास जिसमें शारीरिक है, सौंदर्य बोध है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है, बौद्धिक विकास है, नैतिक विकास है। तो ये सारे विकास को ध्यान में रखते हुए हमें कंटेंट को चयन करना है। साथ ही अब व्हीलर ने भी 2 प्रकार के मानदंड बताए हैं जो ज़्यादा साइंटिफिक है। उसमें है पहला मुख्य मानदंड कि वैध होना चाहिए, यानी जो भी कंटेंट हो वैध हो और उसकी सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए इम्पोर्टेंस हो। दूसरे भाग जिसे गौण मानदंड बताए हैं उसमें है शिक्षार्थी की आवश्यकताएं, अभिरुचियां, उपयोगिता, अधिगम योग्यता, सामाजिक तथ्यों के साथ संगीत इत्यादि। तो ये सारे मानदंड व्हीलर द्वारा बताए गए हैं। अब अंतर्वस्तु का जब हम चयन करेंगे तो उसके 2 पद बताए गए हैं कि हम हमारे कंटेंट को किस
प्रक्रिया के आधार पर चयन करेंगे। उसके 2 पद है। प्रथम पद है जिसमें विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों का निश्चय, कि हम पहली से दूसरी क्लास, तीसरी क्लास या 8वीं क्लास, 9वीं क्लास में कौन कौन से विषय पढ़ाएंगे, पहले तो हमें उसका चयन करना है और विषयों के आधार पर उसमें कंटेंट क्या होंगे, फिर चयन होंगे। फिर दूसरा, उन विषयों के अनुसार छात्रों की रुचि का ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक चयन करना। यानी जब 11th-12th आती है, जब एक सामान्य विषय हम 10वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद 11th-12th में आकर के उन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में से हम वैकल्पिक विषयों को हमारे आगे स्टडी के लिए कौन से विषय चुनते हैं। तो ये हमारे मेन पद है। और दूसरा है कि प्रत्येक विषय के शिक्षण के लिए समय अवधि का निर्धारण करना, कि एक बालक एक विषय को कितनी अवधि तक पढ़ेगा, जिसमें हमारे कालांश निर्धारित होते हैं। तो सत्र भर का पाठ्यचर्या सत्र भर के अनुसार बनती है, तो सत्र भर के अनुसार एक विषय को कितने कालांश अडॉप्ट किए गए हैं, उन निर्धारित कालांशों में उस पाठ्यचर्या को पूर्ण करने संबंधी कार्य इसमें नियोजित किए जाते हैं। चौथा है अधिगम अनुभव एवं अंतर वस्तु का संगठन। जो सेकंड स्टेप है अधिगम अनुभव, और थर्ड स्टेप जो हमने पढ़ा अंतर वस्तु का चयन। अब इन दोनों का संगठन किस प्रकार से हमें पाठ्यचर्या के अंतर्गत करना है, अब उसके संबंध में बात। इसमें हैरिक और हाइटलर ने कहा है, पाठ्यचर्या प्रक्रिया की केंद्रीयभूत समस्या है अधिगम अनुभव और अंतर वस्तु का किस प्रकार से संगठन किया जाए। इस संदर्भ में J.M. ली ने पाठ्यचर्या की संरचना के निर्माण में 6 तत्वों को मिलने से पाठ्यचर्या का संगठन बताया है। इसमें पहला है कि उसका आयोजन यानी डिज़ाइन, दूसरा है उसका एरिया, स्कोप, अनुक्रम, सीक्वेंस, सातत्य, कंटिन्यूटी, संतुलन, विस्तार, जिसमें बैलेंस एंड रेंज दोनों आती हैं, और फिर एकीकरण, सभी पाठों का एकीकरण। तो इन 6 बातों को ध्यान में रखते हुए हमें बालकों के अधिगम अनुभव और बालकों के संदर्भ में जो कंटेंट हम विषयों में पढ़ेंगे उनका ऑर्गेनाइजेशन करना है। इसी संदर्भ में आगे सेलर और अलेक्जेंडर ने भी पाठ्यचर्या के आयोजन के प्रकल्प यानी रूपरेखा डिज़ाइन के संदर्भ में कहा है कि पाठ्यचर्या प्रकल्प आयोजन वह ढांचा या संरचना है जिसका विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों के चुनने, नियोजित करने और कार्यान्वित करने में प्रयोग किया जाता है। अतः प्रकल्प वह योजना है जिसका सीखने की क्रियाओं को प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा अनुसरण किया जाता है। यानी शिक्षक भी अपनी पाठ्य योजना का निर्माण उस विषय वस्तु के आधार पर ही करता है, जिसे हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। तो इस प्रकार से पाठ्यचर्या संगठन के कुछ चरण हैं। उन चरणों के आधार पर हम बालकों के अधिगम अनुभव और अंतर वस्तु का संगठन कर सकते हैं। इसमें पहला है प्रारंभिक अवस्था यानी 2 या 3 वर्ष से, जिसमें बालकों के अंदर बोध और आत्मविश्वास का अभ्यास कराने से संबंधित कंटेंट को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए। दूसरी है तीसरी या चौथे वर्ष में पठन, कथन, लेखन आदि के आधारभूत कौशलों का विकास पर बल। तीसरी है विषयों पर ध्यान केंद्रण बिना महत्वपूर्ण विचारों तथा चिंतन विधियों पर ध्यान। चौथी है अंत में विशिष्ट विषयों पर ध्यान, यानी हमारे बालकों की शारीरिक मानसिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यचर्या का संगठन करना चाहिए, जिसमें हमारे बालकों की बाल्यावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के विकास के चरणों को ध्यान में रखते हुए पठन पाठन सामग्री का नियोजन हम उपरोक्त बातों को ध्यान में रख के कर सकते हैं। इसी संदर्भ में सेलर और अलेक्जेंडर ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्लानिंग इन मॉडर्न स्कूल में विषयों के अंतर वस्तु का चयन एवं संगठन को इस प्रकार से बताया है कि अनुशासन,
आधारित विद्यालयी विषय। अनुशासन यानी एक विषय, अनुशासन विषय कोई कहते हैं। तो विषय यानी जिसमें गणित हो, विज्ञान हो, भाषा हो और कुछ सामाजिक विषय, संगीत, कला के सैद्धांतिक विषय हो। दूसरा, ऐसे विद्यालयी विषय जिनकी अंतर्वस्तु अनुशासन नहीं है, लेकिन उनको हम व्यावसायिक विषयों के संदर्भ में पढ़ सकते हैं, जैसे व्यापारिक, उद्योग, विदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज हम पढ़ते हैं ना, स्वास्थ्य, गृह कला, औद्योगिक कला, व्यवसाय आदि। तीसरी है इसमें क्रियात्मक कौशलों पर आधारित, जिसमें है विद्यालय पठन, पाठन, भाषण, पत्रकारिता, शारीरिक विज्ञान, संगीत, कला, ज्योतिष, औद्योगिक कला। ये सारे कौशल हैं जिनको हम सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने विद्यालय विषयों में 3 प्रकार की अंतर्वस्तु के चयन की बात करी। एक तो सैद्धांतिक विषय जो हम पढ़ते हैं, दूसरा वो विषय जो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, उनकी भी हम स्टडी करते हैं, और तीसरी वो बातें जो हमारे प्रशिक्षण से रिलेटेड होती है, जिससे हमारे उन व्यवसायों से संबंधित कौशलों का विकास होता है। तो इनके आधार पर हमें पाठ्यचर्या का संगठन करना चाहिए। उपरोक्त तीनों प्रकार के विषयों में हम अगर सेकंड नंबर के क्रम का ध्यान रखें कि सेकंड नंबर में हमने विद्यालय विषय से संबंधित जो अंतर्वस्तु है, जिनमें व्यापारिक उद्देश्य, उद्योग, विदेशी भाषा, स्वास्थ्य, गृह कला इत्यादि हम पढ़ रहे हैं, तो इसका आधार सामाजिक जीवन, बालकों की आवश्यकताएं, रुचियाँ, अभिरुचियाँ, समस्याएं, औद्योगिक आवश्यकताओं से संबंधित है। और अगर हम तीसरे क्रम की बात करें तो उसमें हमें अपेक्षित कौशलों के विकास से संबंधित बातों को हमें इंक्लूड करना चाहिए हमारे पाठ्यचर्या के संगठन। 5वां स्टेप और लास्ट स्टेप है संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन। यानी हमने जो पाठ्यचर्या निर्माण के प्रथम स्टेप उद्देश्य बनाए हैं, अब उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें मूल्यांकन की प्रोसेस क्या होनी चाहिए जो उस पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करेगी। इसमें पाठ्यचर्या के मूल्यांकन से तात्पर्य कि शैक्षिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तनों की प्रकृति, दिशा, सीमा के प्रमाण प्राप्त करना तथा उनको पाठ्यचर्या प्रक्रिया के पक्षों में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शन के रूप में प्रयुक्त करना। यानी हमारी पाठ्यचर्या का मूल्यांकन इस प्रकार से हो जिससे हम हमारे बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की दिशा, स्थिति और प्रकृति को समझ सके, साथ ही भावी समय में मूल्यांकन की पद्धति या हमारे पाठ्यचर्या में या उसके अंदर कंटेंट के संबंध में किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं, वह बातें भी एक सुझावात्मक रूप में हमारे समक्ष मूल्यांकन के संदर्भ में हम देख सकते हैं। इसी के साथ ही विद्यार्थियों के व्यक्तिगत वर्गगत व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ विद्यालय के उद्देश्यों तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिगम अनुभव, अंतर्वस्तु तथा शिक्षण विधियों के संबंध में निर्णय लेना भी मूल्यांकन में निहित है। अर्थात जितना भी वर्ग के लोग के बच्चे हमारे विद्यालय में अध्ययन करने आते हैं तो उनके अंदर होने वाले परिवर्तन, साथ ही हमारे विद्यालय के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए हम जो शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपादित करते हैं ताकि बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो सके, और इस संबंध में निर्णय लेना भी मूल्यांकन के अंतर्गत समाहित होता है। अब शिक्षा में मूल्यांकन के 2 क्षेत्र हैं जिसे मेजरली 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन तथा इन व्यवहारों को प्रभावित करने वाले उत्तरदायी कारक के बालकों में कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं और उन व्यवहारगत परिवर्तनों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इन बातों का हमें मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा है कि मूल्यांकन कार्यक्रम का छात्र अभिप्रेरणा और अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या मूल्यांकन अगर हम नेगेटिव कर देते हैं तो बालक में मोटिवेशन होगा आगे अधिगम के लिए, तो ये सब उसमें देखना पड़ता है। तीसरा
कि पाठ्यचर्या प्रक्रिया के सभी पक्षों का मूल्यांकन, कि हमने सैद्धांतिक, प्रायोगिक, क्रियात्मक, इन सभी का मूल्यांकन कर रहे हैं, या ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों पक्षों का मूल्यांकन हम कर पा रहे हैं या नहीं। तो इन एरिया से संबंधित मूल्यांकन की प्रक्रियाओं का इसमें ध्यान रखा जाता है। तो इसके आगे कि मूल्यांकन कार्य में मापन और परीक्षण भी शामिल है, यानी किसी का हम मापन मेजरमेंट अंकों के आधार पे कर सकते हैं, और किसी का टेस्ट लेकर के उसका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार मूल्यांकन कार्यक्रम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार होगी कि मूल्यांकन क्रमबद्ध हो, वस्तुनिष्ठ हो, विश्वसनीय हो, वैध हो, व्यवहारिक हो, व्यापक हो और शिक्षार्थियों की उसमें सहभागिता हो, तभी मूल्यांकन कार्यक्रम प्रभावी बनेगा। इसी संदर्भ में मूल्यांकन के महत्व को लेकर के क्रॉनबैंक ने भी मूल्यांकन के महत्व पर एक बात कही है। वो इस प्रकार है कि मूल्यांकन पाठ्यचर्या निर्माण की परिशिष्ट न होकर अनिवार्य अंग है। यानी कि मूल्यांकन परिशिष्ट का मतलब उससे संबंधित, उसकी संबंधित नहीं बल्कि उसका एक पार्ट है, पाठ्यचर्या का एक अंग है मूल्यांकन। तो इस प्रकार पाठ्यचर्या निर्माण अपने आप में एक बहुत ही जटिल और समस्यात्मक कार्य है, जिसमें विद्वता हासिल करना समस्त अधिकारी, विद्वान जन, शिक्षा शास्त्रियों के लिए एक जटिल टास्क है, और वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनशील समाज में किस प्रकार का पाठ्यचर्या हम विद्यालय विषयों के अंतर्गत पढ़ाएं और उसमें कौन कौन सी विषय वस्तुओं का समाहित करें, लास्ट में उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करें, मूल्यांकन की कौन कौन सी उन विधियों को क्रियात्मक कार्यों के रूप में, सैद्धांतिक कार्यों के रूप में हम दें, तो इन सब बातों को निर्धारित करना एक कठिन और जटिल कार्य है। अतः पाठ्यचर्या विकास के सोपानों के आधार पर ही समस्त शिक्षा और विद्यालय की व्यवस्थाएं निर्धारित होती है। अतः पाठ्यचर्या विकास में इन समस्त सोपानों का ध्यान में रखते हुए ही हमें पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि ये पाठ्यचर्या ही समस्त विद्यालय की गतिविधियों को प्रभावित करती है और विद्यालय की गतिविधियों का केंद्र बिंदु पाठ्यचर्या है। इस प्रकार पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय उपयुक्त बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आज के होमवर्क के रूप में टास्क है कि पाठ्यचर्या से क्या तात्पर्य है, इसके विकास के सोपानों का वर्णन कीजिए। आज इस क्लास में डिटेल में स्टडी कराई गई है। अब आप इस होमवर्क के अनुसार अपने नोट्स तैयार करें, जो आगे भी आपके काम आएंगे और आपके दूसरे टीचिंग सब्जेक्ट में भी काम आएंगे। तो बेसिकली सोपान यही है, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो। तो आप इसके नोट्स प्रिपेयर करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।